नॉलेज नेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो बेहद पसंद आएगा। साथियों, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एडिटर नमस्कार लाल। मित्रों, मैं सुभाष चंद्र दहिया नॉलेज नेशन के लिए आज बात करेंगे राठौड़ वंश बीकानेर की, जो कि पार्ट 3 के अंदर। और अब तक हमने जो पढ़ा था, अनूप सिंह तक पढ़ लिया था। अनूप सिंह तक हमने जान लिया था। और अब मैं बात करूंगा अनूप सिंह के बाद कुछ दलपत सिंह जो आए थे, जिन्होंने दल्ला जी की हवेलियां एक मात्र जो हवेली बसाई थी। इसके अलावा उनका कोई ज़्यादा योगदान रहा नहीं है। अब मैं सीधा बात करूंगा सूरत सिंह, जो कि सबसे अच्छे राजा रहे हैं बीकानेर के। राठौड़ों में से सबसे प्रतापी राजा भी रहे हैं और अंग्रेजों से संबंध रखने वाले भी सूरत सिंह रहे हैं। क्योंकि बीच में जो गैप आया है, उस गैप में कई राजा जो कि हुए हैं, लेकिन वो उनका कोई ज़्यादा विशेष योगदान नहीं रहा और कंपटीशन की दृष्टि से ज़्यादा कोई महत्व नहीं है, इसलिए उनका ज़्यादा चर्चा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। तो बात करेंगे सूरत सिंह की सीधे। सूरत सिंह की बात करेंगे तो 1805 के अंदर सबसे पहले उन्होंने भटनेर पे आक्रमण किया। भटनेर वर्तमान में बात करूंगा तो हनुमानगढ़ जिले के अंदर है, और हनुमानगढ़ का ही नाम भटनेर था, जिसको उत्तरी दिशा का किवाड़ भी कहा जाता है। और भटनेर की बात करेंगे तो भटनेर को सबसे पहले बसाया भूपत सिंह, और जिस समय आक्रमण किया उस समय के वहां के राजा थे जपत सिंह भाटी या जप्ताराम भाटी के नाम से जाना जाता है। इसके मुख्य शिल्पी की बात करेंगे तो इसके शिल्पी केकैया नाम से जाने जाते हैं, जो कि इसके संपूर्ण इस भटनेर किले को बनाया गया। एक मुख्य जो घटना घटी 1398 के अंदर, एकमात्र भारत का मुस्लिम महिलाओं ने यहाँ जौहर किया, जल जौहर किया। एकमात्र ऐसा किला है जिसके अंदर मुस्लिम महिलाओं ने जल जौहर किया, और सबसे अधिक आक्रमण सहन करने वाला भी किला यही है। इसके अलावा मैं इसके विषय में बताना चाहूँगा कि ये किला सबसे अच्छा और सबसे मजबूत किला माना जाता है और सबसे पुराना किला माना जाता है, जो कि हनुमानगढ़ वर्तमान के अंदर है। मंगलवार के दिन आक्रमण होने पर, विजेत होने पर सूरत सिंह ने इसका नाम हनुमानगढ़ रखा, और घग्गर नदी के किनारे ये बसा हुआ है और राजस्थान के अंदर सबसे अच्छा और सुंदर किला है। इसके बाद मैं बात करूंगा सीधे चूरू पर आक्रमण होता है 1807 के अंदर। चूरू पर जब आक्रमण होता है, 1814 के अंदर आक्रमण होता है, जिसके शिवपाल वहां के शासक रहे होते हैं चूरू के, जिन पर आक्रमण सूरत सिंह द्वारा किया जाता है। भीषण युद्ध होता है, कई दिनों तक युद्ध चलता है, लेकिन अंतिम समय में जब चूरू के महाराजा शिवपाल सिंह या शिव सिंह के द्वारा ये अपने सैनिकों को निर्देश दिया जाता है कि अब गोला बारूद खत्म हो गया है और अब इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि हम समर्पित कर दें या फिर युद्ध लड़ते लड़ते केसरिया माना पहनकर वीर गति को प्राप्त हो जाएं। तब बताते हैं कि वहां के सरदारों ने उन्हें सलाह दी और चांदी के गोले दागे गए। एकमात्र ऐसा किला जिससे तोपों से चांदी के गोले दागे गए, और तत्काल में महाराजा सूरत सिंह ने उन्हें कहा कि बहुत बलिहारी आपको कि आपने अपनी रक्षा के लिए अंतिम क्षण तक वीर गति को प्राप्त हुए सैनिकों को नमन किया तथा उनको धन्यवाद दिया। अंततः संधि हुई, हालांकि हार इसमें शिवपाल यानी शिव सिंह की हो गई थी, लेकिन फिर भी प्रसन्न होकर उन्हें सूरत सिंह ने छोड़ दिया, ऐसा बताया जाता है। कुछ लोग बताते हैं कि आक्रमण उस पर अधिग्रहण कर लिया था, लेकिन कुछ जगह ये आया हुआ है, थोड़ा सा इतिहासकारों में मतभेद है। इसके बाद बात करेंगे सूरत सिंह द्वारा 1818 के अंदर ब्रिटिश संधि जो की हुई, और आप जानते होंगे ब्रिटिश से संधि की, और मारवाड़ का सबसे पहला ऐसा राजा जो कि सबसे पहले इन्होंने यहाँ से संधि की। और एक और जो कि आपको मैं बताऊं कि सूरत सिंह द्वारा
एक सूरतगढ़ को भी बसाया गया, जो कि वर्तमान श्री गंगानगर की एक तहसील है। और इसके अलावा मैं बात करूंगा एक और कि जो कि दयालदास एक थे, जिन्होंने बीकानेर राठौड़ारी ख्यात एक ग्रंथ लिखा हुआ है, जो कि इन्हीं के काल के अंदर इन्हीं के दरबारी कवि रहे हुए हैं। अब मैं बात करूंगा रतन सिंह की, जिन्होंने रतनगढ़ बीकानेर को बसाया, यानी कि रतनगढ़ जो कि वर्तमान बीकानेर के अंदर है और अभी ये शायद चूरू के अंदर आता है, तो इसको बसाया। और इसके अलावा इनका कोई ज़्यादा योगदान नहीं रहा। इसके बाद सीधा बात करूंगा डूंगर सिंह की, जिन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं है, एक डूंगरगढ़ नामक जो कि है एक जगह बीकानेर के पास ही, उसको बसाया। इसके अलावा बीकानेरी भुजिया इन्हीं के काल में प्रसिद्ध हुए। अब इसके बाद लाल सिंह की बात करूंगा। एक लाल सिंह का विशेष योगदान नहीं है, जिन्होंने बताते हैं कि वहाँ के मूंगफली उपजाऊ के लिए प्रयास किए और इन्हीं की इच्छा थी कि यहाँ पे सिंचाई व्यवस्था अच्छी हो। अब मैं सीधी बात करूंगा महाराजा गंगा सिंह, जिसके बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। इन्होंने लाल सिंह जी की याद में लालगढ़ बसाया, सबसे पहली बात करेंगे। दूसरी बात, अंग्रेजों के साथ अच्छे संबंध थे। इन्होंने अंग्रेजों के साथ कई संधियां की और अंग्रेजों के अंदर यही एक ऐसे राजा थे जो अंग्रेज खौफ खाते थे इनसे। इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन जो कि लंदन में हुए 30, 31, 32 तीनों में भाग लिया। इसके अलावा एकमात्र ऐसे शासक जो कि वर्तमान आधुनिक भारत के भागीरथ कहे जाते हैं, ये गंग नहर जो कि हुसैने वाला पंजाब से लेकर आए थे, जो कि 129 किलोमीटर लंबी है और 1927 के अंदर इस नहर को लाया गया। उत्तरी भारत की गंगा इसे कहा जाता है, महाराजा गंगा सिंह द्वारा लाई गई। और इसके अलावा एक टेसिटोरी एक अंग्रेज रहे हैं जो कि इटली से है, रोमन से। इन्होंने इनको, और नथमल जोशी एक रहे हैं, इन्होंने इन दोनों ने इनको, टेसिटोरी ने दोहरा का मसैया कहा है और नथमल जोशी ने इन्हें दोहरारा वासी, दोहरारा उदारक नामक उपमाएं इनको दी गई है। इसके अलावा महाराजा गंगा सिंह का योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण है। राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी भाग यानी कि बीकानेर के आसपास के एरिए को उन्होंने समृद्ध किया और श्री गंगानगर को इन्होंने बसाया, जो कि 26 अक्टूबर को गंगानगर का स्थापना दिवस मनाया जाता है। और गंगानगर का पुराना नाम मैं बात करूंगा, जाट रामू की ढाणी या रामनगर के नाम से जाना जाता है। और बीकानेर के अगर प्राचीन नाम की बात करूं, अयोध्या प्रदेश के नाम से जाना जाता है, या जांगल प्रदेश या जांगल कुरु के नाम से जाना जाता है, मैंने ऊपर भी बताया था। और इसके अलावा बताते हैं कि महाराजा गंगा सिंह ने कई ऐसे साधु संतों को आदि को दान देने वाले सबसे महाप्रतापी शासक रहे हैं महाराजा गंगा सिंह, और महात्मा गांधी के भी करीबी रहे हैं गंगा सिंह। इसके अलावा मैं बात करूंगा अब कि महाराजा गंगा सिंह के बाद सरदार सिंह आते हैं, जिसको बताते हैं कि काफी ऐसे शासक रहे हैं जिन्होंने अन्य राजपूताना के शासकों के विरुद्ध भी काम किया है और राजस्थान की जनता के खिलाफ भी कई ऐसे कदम रहे। हालांकि परिस्थिति बस उन्होंने काम किए ऐसे। 1857 के अंदर अंग्रेजों का साथ देने वाले सरदार सिंह माने जाते हैं। 1857 के अंदर बड़ला और हिसारपुर यानी कि वर्तमान हिसार के अंदर इन्होंने अपना सैन्य अभियान भेजा, जिसके तहत इन्होंने सैन्य अभियान भेजकर अंग्रेजों का साथ दिया और तत्कालीन स्थिति में दमन करवाया गया जनता का। और अंग्रेजों ने भारत के सभी भूभाग पे आक्रमण कर लिया, अधिकार कर लिया था और प्रसन्न होकर उन्हें 41 गांव जो कि वर्तमान गंगानगर हनुमानगढ़ के आसपास के एरिए में थे, दान में दिए। और इस तरह सरदार सिंह का कोई ज़्यादा विशेष योगदान नहीं रहा है। इसके बाद जब बात करूंगा, सरदार सिंह के बाद एक शासक आते हैं सादुल सर या सादुल सिंह,
जिन्होंने बताते हैं कि महाराजा गंगा सिंह के बाद में IGP जो इंदिरा गांधी नहर है वो लेके आए। कुमार इंदिरा गांधी नहर के अंदर योगदान रहा और सरदार सिंह साधु सिंह के बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं डिटेल। इतना ही है कि ये इंदिरा गांधी नहर के निर्माता रहे हैं और इन्होंने अपने महाराजा गंगा सिंह की तरह ही इस नहर को यहाँ लाने में योगदान दिया। और इसके बाद बताते हैं कि इस नहर की जो पूर्णतः इसको बनवाने में और पूरी तरह से राजस्थान में लाने के लिए जो योगदान है, जो सहयोग है, वो कुमार का रहा है, या कुमार नहर, या इसको कह सकते हैं कुमार एक शासक रहे। उन्होंने इस पे काफ़ी योगदान दिया। इस नहर का राजस्थान में आने का जो सबसे बड़ा योगदान है वो कुमार का रहा है और ऐसा माना जाता है इन्होंने बहुत ही मेहनत की। और उस समय ऐसी परिस्थितियां थी, आप जानते होंगे कि अंग्रेजों का अधिकार था और अंग्रेजों को मनाना बहुत ही मुश्किल था, पर फिर भी उस दौर के अंदर ये नहर लेके आए। बेसिक सी बातें मैं आपको बताऊंगा। साधु सिंह की एक और घटना, हालांकि थोड़ा सा बेक आना पड़ा है मुझे, तो उसकी एक घटना आती है कि अंग्रेजों के साथ जो विलय पत्र था उस पर सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाले भी साधु सिंह को माना जाता है। और बताते हैं कि ऐसी शर्त रखी गई थी कि 1 करोड़ आए या 10 लाख से अधिक संख्या अगर किसी रियासत के पास है तो वो स्वतंत्र घोषित कर सकती है अपने आप को। लेकिन बीकानेर के पास ये दोनों होते हुए भी उन्होंने विलयकरण पे सबसे पहले हस्ताक्षर किए, क्योंकि वे जानते थे, दूरदर्शी थे, जानते थे कि भारत के विकास में और भारत के निर्माण में ये सब करना बहुत उचित है, बहुत जरूरी है। और उचित समय पे उचित कदम उठाकर उन्होंने भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराने में योगदान दिया। क्योंकि आप जानते हैं अंग्रेजों से संधि करना तो नहीं चाहते थे, कोई भी नहीं चाहता था, लेकिन उस समय की परिस्थितियां ऐसी थी कि अंग्रेजों से संधि करनी की एक मजबूरी थी। जिन लोगों ने संधि की, कोई नहीं चाहता था संधि करना, पर मजबूरी के कारण सभी संधि, जितनी भी संधियां हुई वो करनी पड़ी। कुछ लोगों ने स्वार्थवश की और कुछ लोगों ने अपनी दूरदर्शिता दिखाते हुए की, क्योंकि जानते थे कि अगर अंग्रेजों की संधि नहीं की तो बहुत बड़े जन धन दोनों नुकसान होने। इससे अच्छा अपनी जनता, अपने राज्य को, अपने राज्य को बचाने के लिए कई ऐसे राजा रहे हैं जिन्होंने मजबूरन, चाहे मुगलों से या अफगानों से या फिर अंग्रेजों से संधि करनी पड़ी, उन्हें संधि की है। तो उम्मीद करूंगा बीकानेर का राठौड़ वंश यहाँ समापन होता है इसका। और इस ऑडियो क्लास में अगर आपको कोई त्रुटि लगी हो या कहीं ऐसी दिक्कत अगर आती हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या आप किसी भी एडमिन से संपर्क कर सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको मेरे द्वारा बताया गया राठौड़ वंश बीकानेर का जो ऊपर के तीनों पार्ट, यानी कि इसको मिलाकर ऊपर 2 पार्ट और ये तीसरा पार्ट आपको समझ आया होगा। तीनों पार्ट में मैंने बीकानेर के स्थापना से लेकर और अंतिम विलयकरण तक के मुख्य जो शासक रहे हैं उनके बारे में बताने की कोशिश की, उनकी जो मुख्य बातें वो बताने की कोशिश की। अगर इसमें कहीं कोई आपको लगे कि त्रुटि है तो आप विद्वानों से जानकारी लेके अपनी जानकारी में योगदान बढ़ा सकते हैं और अच्छी जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।